Students, today we will discuss derivation for Gibbs phase rule. J. Willard gave a mathematical relation, that is F equals to C minus P plus 2, and this rule is used to define the behavior of heterogeneous system in equilibrium. ये रूल सिर्फ हेट्रोजीनियस सिस्टम पे अप्लाई होगा और कब अप्लाई होगा, जब आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा, ओनली देन. ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एफ क्या है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, पी नंबर ऑफ फेजेस. तो आज हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे. तो हमने एक हेट्रोजीनियस सिस्टम मान लिया जिसमें नंबर ऑफ फेजेस हैं P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन अप टू P. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, C1, C2, C3 एंड अप टू C. तो हर फेज़ के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. उसमें C1 भी होगा, C2 भी होगा, C3 भी होगा, अप टू C सारे होंगे. इन द सेम वे जो P2 फेज़ है उसके अंदर भी सारे कंपोनेंट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, C1, C2, C3, C4, Cn. ऐसे ही P3 में होंगे सारे कंपोनेंट, इसी तरह से P4 में होंगे फेज़ में. तो वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है. C1 कंपोनेंट जो फेज़ 1 में है वो फेज़ 2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, फिर वो फेज़ 3 के साथ इक्विलिब्रियम में है, वो फिर फेज़ 4 के साथ इक्विलिब्रियम में है. तो हमने एक ऐसा हेट्रोजीनियस सिस्टम माना है जिसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, P, और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, C. तो जो हमारा मैथमेटिकल रूल है उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, F, डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहीं से हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम. यानी कि हेट्रोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम पे उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स सेट करने पड़ेंगे, कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, माइनस नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम. यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल एट इक्विलिब्रियम, उनका डिफरेंस होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालेंगे, फिर हम उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल में सबसे पहले क्या आता है, टेम्परेचर. हमें पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर हर फेज़ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो टेम्परेचर एक वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए. टेम्परेचर वेरी करने से जो आपका इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो टेम्परेचर एक वेरिएबल हो गया. फिर आप ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. फिर प्रेशर, हमें पता है इक्विलिब्रियम पे हर फेज़ के ऊपर क्या होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए. तो इस तरह से प्रेशर एक वेरिएबल है जो कि आपका इक्विलिब्रियम पे वेरी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. फिर आता है कंपोजिशन. अब कंपोजिशन में हम पहले मान लो एक फेज़ है, सिंगल फेज़, उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक्वस NaCl सोल्यूशन है, ओपन सिस्टम है, तो सिर्फ इसके अंदर एक फेज़ है सॉल्यूशन. इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, NaCl प्लस वाटर. सिंगल फेज़ है, कंपोनेंट दो हैं. तो आपको जब दो कंपोनेंट हों तो हमें क्या होता है, मान लो NaCl है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, X1, और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है, X2. तो अगर आपको NaCl का मोल फ्रैक्शन पता है तो हमें पता है इन दोनों का सम X1 प्लस X2 क्या होता है, 1. तो अगर सिर्फ मुझे NaCl का मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं X2 आसानी से निकाल सकती हूँ 1 माइनस X1 करके. तो मेरे को इस सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत हुई. यानी कि आपका सिंगल फेज़ है, उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, तो आपको सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली पता होगा, 1 माइनस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सिंगल फेज़ जिसके पास टू कंपोनेंट है उसके लिए हमें सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत होती है डिफ़ाइन करने के लिए. इन द सेम वे सिंगल फेज़ है, कंपोनेंट 3 हैं,
तो आपको कंपोनेंट फर्स्ट फिर कंपोनेंट सेकंड दो की अगर कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन पता है तो तीसरे का आप निकाल सकते हो 1 माइनस x1 - x2 करके। तो सिंगल फेज 3 कंपोनेंट हैं, तो आपको सिर्फ 2 कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह से अगर सिंगल फेज है और उसमें c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो आपको कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स चाहिए, c-1 नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म चाहिए सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि सिंगल फेज था 2 कंपोनेंट थे तो आपको 1 की ज़रूरत थी, 3 कंपोनेंट थे तो आपको 2 कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत थी, c कंपोनेंट है तो c-1, इसमें 2-1 1 कंसंट्रेशन टर्म, इसमें 3-1 2 कंसंट्रेशन टर्म, तो आपके c कंपोनेंट है तो आपको c-1 कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत है। लेकिन ये हमने क्या माना है, सिंगल फेज के लिए है ये, c नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए। अगर आपके हेट्रोजीनियस सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, p, तो एक फेज के लिए जिसके अंदर c कंपोनेंट है हमें c-1 कंसंट्रेशन टर्म की ज़रूरत है, तो p नंबर ऑफ फेजेस के लिए आप क्या करेंगे, p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोजिशन वेरिएबल आपके कितने हो जाएंगे, p इंटू c -1 ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, इनको सम अप कर देना है सारे वेरिएबल्स को। तो ये हमारा क्या था, कंपोजिशन वेरिएबल्स आए थे p इंटू c-1, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर, यानी कि एक एक किए गए हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो हमारा टोटल कितना हो गया, p इंटू c-1 प्लस 2। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने हैं ये हम कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पे अगर एक कंपोनेंट इक्विलिब्रियम सिस्टम में एस्टैब्लिश हो चुका है तो एक कंपोनेंट है तो उसका केमिकल पोटेंशियल फेज़ 1 में जो केमिकल पोटेंशियल है वही केमिकल पोटेंशियल उसका फेज़ 2 में होना चाहिए, वही केमिकल पोटेंशियल उसका फेज़ 3 में होना चाहिए। तो मान लो एक कंपोनेंट है I, उसका केमिकल पोटेंशियल हो गया म्यू आई, फेज़ 1 में केमिकल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होना चाहिए, फेज़ 2 के केमिकल पोटेंशियल के इक्वल, फेज़ 3 के केमिकल पोटेंशियल के इक्वल, फेज़ 4 में उसके केमिकल पोटेंशियल के इक्वल। तो अगर 4 फेज़ हैं, मान लो 1 2 3 4, तो रिलेशन कितने बने, 1 2 3 रिलेशन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल है आई कंपोनेंट का इन फेज़ 1 शुड बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट आई इन फेज़ 2, should be equal to chemical potential of component I in phase 3, should be equal to chemical potential of I in phase 4। इस तरह से आपके टोटल रिलेशन कितने बन गए, 3 1 2 3, और आपके फेज़ कितने हैं, 4। तो इसी तरह से आपके अगर p नंबर ऑफ फेजेस हैं, नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं आपके, अगर p हैं तो उससे केमिकल पोटेंशियल के थ्रू कितने रिलेशन बनेंगे, p-1। तो ये एक कंपोनेंट की बात हो रही है, एक कंपोनेंट है जो कि p नंबर ऑफ फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिलेशनशिप बनेंगे p-1। अगर आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम है उसमें c कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, c से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक कंपोनेंट के रिलेशन है p नंबर ऑफ फेजेस में, तो आपको c नंबर ऑफ कंपोनेंट से निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, c इंटू p-1। अब यही तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज टू डिफाइन द सिस्टम माइनस नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल चुके हैं, तो हम उसको अब उन दोनों टर्म्स को जो हमारी आई थी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज़ p इंटू c-1 प्लस 2, और हमारी नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितनी आई हैं, c इंटू p-1। तो यहाँ से cp और यहाँ से ये cp, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू c-1 से क्या आएगा, cp माइनस p प्लस 2। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू p-1 से, तो माइनस cp माइनस माइनस प्लस c, तो cp से cp क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, प्लस c माइनस p प्लस 2, दैट इज़ f इक्वल्स टू c माइनस p प्लस 2। और यही तो है हमारा गिव्स फेज रूल। बेटा इसको आप लर्न करना और ड्राइव करके देखना। इनफ फॉर टुडे।
थैंक यू।